अंशुल सर से पूछना है। एसएम सुमी साहब का सवाल है कि सर एम&एम फाइनेंस बी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके अपसाइड जा रहा है या क्या यहाँ पर और ऐड किया जा सकता है? अंशुल भाई, इस काउंटर में बड़ी सर वॉलेटिलिटी चल सुबह रही ही है आजकल। सुबह ही ऐड कर लेना चाहिए था। ओपन लो के साथ जैसे ही स्विंग लो कल 347 के नीचे क्लोज किया था, आज उसको स्वीप करते हुए ऊपर आया था। तो 347 मतलब 347.55 पे तो नहीं मिलता, मिलता आपको 350 पे। तो आपका स्टॉप लॉस 344 यानी 6 रुपए का होता है, और अब तक आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड निकाल चुके होते। अब यहाँ पे लेना आपका स्टॉप लॉस, फिर आपका हो गया कितना, 20 रुपए का, 22 रुपए का। तो 22 रुपए के स्टॉप लॉस पे 66 रुपए निकलेगा, तब 1:3 आएगा। 6 रुपए के रिस्क रिवॉर्ड पे अब तक 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठ गया होता। तो थोड़ी सी एंट्री टाइमिंग अगर आपकी सही नहीं है तो रिस्क रिवॉर्ड आपको फिर लंबा मूव चाहिए रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए। तो आप बिल्कुल सही पकड़े थे, थोड़ा सा लेट कर गए। 350 के 347.55 के ऊपर जैसे निकल रहा था, ले लेना चाहिए था। ठीक है सर, ठीक है। दूसरा, एक अभी इतना लंबा आपने डिस्कशन किया सर, उसमें फिर मैं वही चीज याद दिला दूं। आप किसी को देख के कॉपी करते हैं, आप फिर पूरी तरीके से उनको कॉपी कीजिए ना। आशीष कचौलिया जी ने कितना वो शेयर लिया हो, अपने पूरी नेटवर्क का 2-4% से ज्यादा नहीं लिया होगा। अगर वो आदमी इतने करोड़ों रुपए कमाया है, तो रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी और ये सारी चीज करता होगा ना, कि एक ही कंपनी में अपनी पूरी नेटवर्क थोड़ी डाल देगा। वो 40-50-30-40 स्टॉक तो एक ने पूरे स्प्लिट करके रखे होंगे ना। तो एक कंपनी में 4-5% से ज्यादा की अपनी नेटवर्क नहीं डाली होगी, आप उठा के अपना 100% डाल दिए। तो ये छोटी छोटी गलतियां, अगर आइडिया का आपने सुना होगा कि बिरला जी ने लिया था, उस समय मैं बोला था आप मत घुस जाना, उनके नेटवर्क का 0.5% भी नहीं है, आप अपनी नेटवर्क का 50% डाल दोगे, डब्बा हो गई, तो आपका आधा पैसा डूब जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप नहीं कर रहे हैं तो स्मार्ट मनी बैठा ही आपका पैसा लेने के लिए, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम, मैंने सुबह कल बीटीएसटी, बैंक निफ्टी या निफ्टी बाई दी, किसी ने अगर प्रॉफिट बनाई है तो किसी ने लॉस किया है, तभी तो किसी ने प्रॉफिट बनाया है। तो आपको लूजिंग साइड से हट के विनिंग साइड में आना है, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी कैलकुलेटर ले जाएगा। सही एंट्री, रिस्क रिवॉर्ड, ये सारी चीजें ले जाएंगे। इन पे फोकस नहीं करेंगे और सिर्फ ब्लाइंडली किसी के कहे बाई सेल कर लेंगे, तब तो फिर बहुत मुश्किल है सर पैसा कमाना। बिल्कुल ठीक है सर। ज्योति स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर खराब हुआ उस काउंटर का आशीष कचौलिया जी के बाद। एनीवेज सर, कोई बात नहीं। श्रवण सिंह जी का सवाल है, श्रीराम रिंग जो श्रीराम पिस्टन है और उसमें कोई रेंज का ब्रेकआउट आया है क्या, और हिंदुस्तान कॉपर में डबल बॉटम बन रहा है क्या? क्या हम दोनों को शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, श्रीराम पिस्टन और हिंदुस्तान कॉपर सर? तो श्रीराम पिस्टन में जरूर आया है, और मेरे ख्याल से कोई न्यूज है जिसकी वजह से आया है, क्योंकि अचानक इतना बड़ा गैप अप और 2033% वॉल्यूम राइज एकदम बिना किसी न्यूज के नहीं हो सकता है। बट अभी भी जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अगर रिस्क लेनी है तो छोटी सी 2700 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से ले लीजिए। अगर ये चल गया तो 3200 के आसपास के टारगेट निकाल देगा। बिल्कुल। वुड आई बाय श्रीराम दिस पिस्टन में काउंटर सर, में वीकली श्रीराम चार्ट। पिस्टन में एक एक्विजिशन की खबर आई है जिसकी वजह से इस काउंटर पर आज मूव आया। इसमें खबर है कि ये बाइंग इंटरेस्ट प्रोसेस थ्रू द मॉर्निंग ट्रेड डीआईसी इंडिया शेयर, ये थोड़ा सा है किसमें, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें एक्विजिशन से जुड़ी एक खबर आ रही है। चलिए सर, आप दूसरे काउंटर पर बताइए प्लीज़। दूसरा कौन सा था सर? दूसरा काउंटर था हिंदुस्तान कॉपर सर, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि डबल बॉटम लगता हुआ दिख रहा है क्या? और दूसरा श्रीराम पिस्टन पे वुड आई बाय दिस काउंटर, वीकली चार्ट पे शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट दिख रहा है, मैं शायद नहीं करता। हिंद कॉपर में कल फाइनली जो 360 का हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 360 365 का, कल आया है। 346% वॉल्यूम राइज है, 56 मिलियन का वॉल्यूम है। अब स्टॉप लॉस आप क्या बनेगा, कल का लो 342 के स्टॉप लॉस से अगर लेना है तो ले लीजिए। ऊपर में 420 के टारगेट खुल गए हैं। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, पैसा बोलना हम देंगे। एक चीज याद रखिएगा, 56.6 मिलियन का वॉल्यूम था कल ब्रेकआउट पे। यानी अगर ये लो टूटा, जो कल का लो है, अगर वो टूटा और स्टॉप लॉस कटा, तो ये पूरा जो 56 मिलियन बाई हुआ है, मान लेता हूं कि इसमें 50 मिलियन स्मार्ट मनी है, 6 मिलियन रिटेलर है। 50 मिलियन तो अपना स्टॉप लॉस काटना स्टार्ट करेगा और लिक्विडेशन आएगा, तो फिर लिक्विडेशन में 313 आएगा। तो स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है?
साथ साथ बताते जा रहा हूँ, कटा तो ये 50 मिलियन बेचने आएंगे, इनकी सेलिंग एब्जॉर्ब करते करते शायद स्टॉक को 40-50 रुपए डाउन साइड दिख जाएगी। तो अगर लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, 342 का लो है, 340 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो ही लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। दूसरी चीज, रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी कैलकुलेटर आपको पता है कैसे करना है। 0.25% ऑफ द रिस्क वाला माहौल है, तो 0.25% से ज्यादा आप रिस्क नहीं लेंगे, क्वांटिटी उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ताकि अगर लॉस हो 0.25% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा नहीं जाए। ठीक है। इसमें एक खबर ये आई है कि कंपनी हैज़ अनाउंस दैट इट हैज़ एंटर्ड इनटू ए शेयर परचेज एग्रीमेंट विद ग्रुपो एंटोलिन इरो इरा यूएसए। कोई कंपनी है जिसके साथ इन्होंने शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है और उसकी वजह से इस काउंटर में यहाँ पर ये उस कंपनी को ख़रीद रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर इस वजह से थोड़ा सा एक मूव आज देखने के लिए मिल रहा है। और ये एक अच्छी चीज़ होती है कि इंडियन कंपनीज बाहर जाके बड़े एक्विजिशंस कर रही हैं और उससे होता क्या है कि फंडामेंटली एक स्ट्रेंथ दिखाता है कि कोई कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर भी जा रही है, यानी कि अपने प्लांट का एक्सपेंशन नहीं कर रही है ऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिकली दूसरे के प्लांट का भी एक्विजिशन कर रही है, यानी कि पैसे वाली कंपनी है, पैसा है। ये एक स्ट्रेंथ दिखाता है कंपनी की। अगर वो लॉजिकल एक्विजिशन कर रही है, उसकी कुछ सिनर्जी होनी चाहिए, लेकिन गलत एक्विजिशन और उल्टा मुश्किल में डाल देते हैं कई बार। गोकुल एग्रो लॉन्ग टाइम के लिए ले सकते हैं कैसा, 2 साल के लिए टाइप? गोकुल एग्रो, गोकुल एग्रो ब्रेकआउट फेल कर रहा है 212.50 के ऊपर, अभी अवॉइड कर दीजिए। पहले या तो पूरी तरीके से सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए या 215 के ऊपर टिके जाने दीजिए। यहाँ पे सबसे डेंजर एरिया है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है। एक दर्शक हैं, उन्होंने हिंदुस्तान कॉपर पे उन्होंने, अंशुल भाई एक 360 का लेवल आप बता रहे थे या कौन बता रहा था नहीं कि बता रहा था सर, 360 अभी तो हाँ थोड़ी देर उन्होंने पहले भी डिस्कस की 360 पे थी। ही लिया है, तो ठीक है ना 360 की बाइंग, 65 आ गया। सर ठीक है, इज ए रिलेटिव क्वेश्चन। अगर आपने 340 का स्टॉप लॉस लगाना डिसाइड किया है, अगर आपने 0.25% ऑफ द कैपिटल की रिस्क ली है, तो सब चीज ठीक है। अगर इससे इतर आपने कुछ किया है तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर हैं आप। चलिए ठीक है। पंकज कुमार जी का सवाल है जैन इरिगेशन पर, सर 24% लॉस हो रहा है, 1 साल का व्यू। अंशुल भाई इस काउंटर को देखो, ये कहानी वैसी है जैसे पीसीजे वाली, मतलब प्रॉफिट बढ़िया और शेयर गिरावट। अब आप देखो इस काउंटर की गिरावट बढ़ती ही जा रही है और कंपनी का जो प्रॉफिट आया, आप देखो 1432 करोड़ का रेवेन्यू आया 1192 करोड़ के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में, और लॉस टू प्रॉफिट आया 13 करोड़ का लॉस था, 15 करोड़ का प्रॉफिट आया। अब कंपनी क्या करे इससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन? क्यू ऑन क्यू में 11 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ का प्रॉफिट, क्यू ऑन क्यू अच्छा, वाई ओ वाई तो टर्न अराउंड, उसके बाद शेयर टर्न हो रहा नीचे। कैसे समझें सर इसे? तो देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि जब इसकी अर्निंग्स आई थी 245% ईपीएस ग्रोथ और 20% सेल्स ग्रोथ थी, और कई क्वार्टर बाद लॉस से प्रॉफिट आने के बाद और ग्रोथ आना स्टार्ट हुई थी, और स्टॉक ने बढ़िया नीचे से रैली भी 49 से 55 तक की ली थी। सेकेंड लेग अगर कंसोलिडेशन बनता तो हम बाइंग में इंटरेस्टेड होते, लेकिन सेकेंड लेग कंसोलिडेशन नहीं बना। धीरे धीरे करके इसने अपना लो भी तोड़ लिया 49 का, 45 का भी लो टूट गया, एक फाइनल मेजर सपोर्ट बचा था 43.6। उसके आज इस वीक में नीचे चल रहा है, तो वीकली क्लोजिंग अगर इसकी नीचे आती है तब तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। तो अर्निंग्स तो हैं बट स्टॉक नहीं परफॉर्म कर पा रहा है मेरे हिसाब से। प्रोबेबली अगर है तो आपको होल्ड करना चाहिए, बहुत इमीडिएट बेचने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि 42.5 43.6 इस जोन में वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट है। हो सकता है 2-3 हफ्ते यहाँ पे समय काटे, वीक लॉन्ग एलिमिनेट करे और उसके बाद बाउंस बैक कर जाए। तो अब ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेलिंग क्लाइमैक्स तो नहीं कहूंगा, बट हाँ डीपली डीपली ओवरसोल्ड टाइप की सिचुएशन दिख रही है। इफ नॉट नया हाई या बुल ट्रेंड बनाए, एटलीस्ट एक बाउंस बैक 49 तक तो दे ही सकता है। तो इस जोन में निकलने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा 2-3 हफ्ते समय दे लीजिए। अगर 42 के नीचे क्लोज करे 2-3 हफ्ते तो फिर भले एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि जाने को यहाँ से 1 आध रुपए है, मिलने को यहाँ से 8-9 रुपए है, तो आई वुड वेट। मैं फ्रेश बाई तो नहीं कर रहा, ना मैं एवरेज की सजेशन दे रहा हूँ, जो है उसको रखे रहिए।
या तो और 1 रुपए लॉस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, या फिर आपका 7-8 रुपए लॉस कम हो जाएगा। ठीक है सर, तो होल्ड करके चलें इस काउंटर को। ये रहा है जैन इरिगेशन पर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अभी जैकॉर्प पे वैसे तो हमने बात करी थी, लेकिन एक सुपर चैट आ गई है। इन्होंने 140 का स्टॉप लॉस कट किया है, एक्समेंस के नाम से आईडी है। बोल रहे हैं कि सेल और होल्ड। जैकॉर्प जैकॉर्प 145 के नीचे 137 और 137 के नीचे 118 का टारगेट है। ब्रेकआउट इसमें कभी बना ही नहीं था 173.30 के ऊपर, तो लेने का कोई मतलब नहीं था। फिलहाल 118 रुपए आते हुए दिख रहा है। ठीक है। राणा जी आए हैं हमारे साथ, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। नमस्कार राणा जी, और इनका सवाल है टोरेंट पावर पर। सर, इसको किस टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं? राणा जी, मैं आपके एक ही सवाल ले पाऊंगा क्योंकि आपने काफ़ी सारे सवाल लिख दिए सर एक बार में। सर, टोरेंट पावर में फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है, और मे बी ये धीरे धीरे करके एक बार शायद 1045 भी दिखा दे, बट सामने अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि अर्निंग्स कैचअप करके ये वापस ऊपर निकल जाएगा या टेक्निकली पहले अपना टारगेट करेगा। सो टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल है, और इवेंचुअली फंडामेंटल्स ही जीतते हैं इन द लॉन्ग रन। टेक्निकल शॉर्ट टर्म में भले अच्छा परफॉर्म कर ले, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स जीतते हैं। तो मे बी अर्निंग्स अगर इसमें बनी रहती है तो शायद ये 1045 ना जाए, यहीं पे बेस बना के रिवर्स कर जाए। तो मेरे को बहुत अच्छी कोई एंट्री पॉइंट नहीं समझ में आ रही है। मैं पैटर्न वेट करने का बनने का वेट करूंगा। ठीक है। के पोरवाल जी का सवाल है, सर पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल पर राय दे दीजिए। 16 रुपए की इनकी बाइंग है, स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं। पीटीसी पीएफएस पीटीसी इंडिया फाइनेंस। सर, जिस हिसाब से बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 56 पे, उसके टारगेट्स हैं समवेयर अराउंड 22 रुपीज, तो 22 रुपए आते हुए दिख रहा है। मिडवे एक सपोर्ट आपको मिल सकता है 24.7 पे, और फाइनल इसका टारगेट समवेयर अराउंड 23.9 और 20.9 के बीच में, कम से कम 2470 तो मान के चलिए इतना आ ही रहा है। वहां पे जाके वापस रिव्यू करेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मिर्जा यामीन साहब, रियाद से हैं। ये वारी एनर्जीज पर पूछ रहे हैं, सर आईपीओ प्राइस का लिया हुआ है, क्या ये इसको और एवरेज कर सकते हैं? बोल रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने तो इसका टारगेट 4000 रुपये का दिया हुआ है, इसको यहाँ पर एवरेज कर लें? तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल ने ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म का टारगेट नहीं, लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ले सकते हैं, ट्रेडर हैं तो आपको 3743 के आसपास ब्रेकआउट फेल हुआ था, वहां से 3445, 3116, 2828 पूरे रिकॉर्डेड शो पुराने पड़े हुए हैं। आप उठा के देखेंगे तो हर जगह वारी एनर्जी पे यही डिस्कशन हुआ है कि 2828 और 2530। 2828 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टारगेट है, उसके बाद 2530 80% प्रोबेबिलिटी वाला टारगेट है शॉर्ट टर्म में। वहां से कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग दिखती है तो जरूर आप एंटर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि रिजल्ट अच्छा, सितंबर के रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। 133% ईपीएस राइज है, 70% सेल्स राइज है, मार्जिन भी 18 से बढ़ के 19 आई है। 18-19% के बाद 4 क्वार्टर से स्टेबल है। तो इवेंचुअली फंडामेंटल कैचअप करेंगे तो मोतीलाल के टारगेट आ जरूर जाएंगे, बट शॉर्ट टर्म में जो सेलिंग है वो 2828 और वो निकलता है 2530 तक मिल सकती है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, अदानी ग्रीन से निकल के पीपीएल फार्मा में चले जाएं क्या? निशा देसवाल जी पूछ रही हैं। सर, हिप हॉप करते रहेंगे तो सब में लॉस करेंगे, किसी में प्रॉफिट नहीं करेंगे। अगर 4 अच्छे शेयर हैं और 4 आप लेके बैठे हैं तो बैठे रहिए शांति से चुपचाप। 1 डेढ़ 2 साल का समय दीजिए, और नहीं दे सकते हैं तो निकल के ट्रेडिंग वाले काउंटर्स में आ जाइए। ठीक है, यानी कि बने रहना है। एक हमारे दर्शक हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, इन्होंने लिए हुए हैं और 5000 शेयर। अंशुल भाई, पंजाब एंड सिंध बैंक के 5000 शेयर हैं इनके पास, इन्होंने प्राइस नहीं बताया। प्राइस बता देते तो और अच्छा रहता। अब एनीवेज प्राइस नहीं बताया, लेकिन कैसा लग रहा है सर? सर, ये देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसमें जब आया था ये अप्रैल 2025 में, वहां से स्टॉक 45 रुपए से गिरते गिरते 30-60 और बल्कि नीचे आया था 25 रुपए। 22 रुपए का मेजर सपोर्ट टेस्ट करना रह गया था। फिर 30 रुपए 60 पैसा जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, रिजेक्शन आ रहा है। 2269 का टारगेट खुला है, और सपोर्ट 25 रुपए के आसपास। एग्जैक्ट लेवल बता दे रहा हूँ, 2516 का जो लो बना है वो पहला सपोर्ट है। 2269 का टारगेट है। अब यहाँ पे
एक दिक्कत आती है कि कैनरा बैंक जिस पे हम हाईएस्ट बुलिश थे वो चल चुका, एसबीआई तो हमेशा ही फंड बाइंग है तो वो चल गया, महाबैंक अटक गया है, यूनियन बैंक हल्का हल्का चल रहा है। यानी फिर वही है, पीएसयू में आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस, मेजोरिटी काउंटर अंडर परफॉर्म है, दो चार अच्छे काउंटर निकलते जा रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा निकल गया, कैन बैंक निकल गया, एसबीआई निकल गया, बाकी अंडर परफॉर्म कर गए। अब ये रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस खत्म होके सब एक टाइड में चलने लगे तो ये शायद अपने टारगेट्स अचीव ना करे, बट फिर वही है कि होप इज नॉट ए गुड ट्रेडिंग प्लान। मेरे पास होता मैं निकल गया होता, मैं निकल के अगर रहना ही है पीएसयू में तो मैं इस समय महाबैंक में या यूनियन बैंक में शिफ्ट कर लिया होता, क्योंकि अगर नहीं बना तो वहां पैसा बनने, टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बनने की ज्यादा है। यहाँ पे टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बनने की कम है, तो अगर इस सेक्टर में रहना भी है तो मैं महाबैंक या यूनियन बैंक में शिफ्ट करता। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आबिद सलीम साहब, ये हिमाद्री केमिकल पर पूछ रहे हैं। इनके पास 454 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, इसमें क्या करें सर? सर इसमें बाइंग क्लाइमेक्स बना था 581 पे, वहां से पहला टारगेट लगभग 389 का था जो टेस्ट किया, वीकली ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, और वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। फिलहाल एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो जैसे पीपीएल फार्मा में एकदम एग्जैक्टली किसी को रीड करना है जिसको पीपीएल फार्मा में डर लग रहा है, हिमाद्री स्पेशलिटी का चार्ट खोल लीजिए। 23 जून का वीकली हाई लो मार्क कर लीजिए, 527.50 और 437.40। उसके बाद से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22वें हफ्ते, 21 हफ्ते इनसाइड बार चली उसी के अंदर, 22वें हफ्ते यानी लास्ट वीक उसके लो को स्वीप किया, लो के नीचे गया, वीक लॉन्ग्स को कटाया, जो जल्दी घबरा जाते हैं उनको कटाया, इमीडिएट वीकेंड होते होते रिवर्सल बनाया। करंट वीक में इसको आप कर दीजिए 1 मंथ का चार्ट, आपको दिख जाएगा। नीचे लो काटा और अब वापस से लो स्वीप किया है, अब हाई की तरफ जा रहा है, हाई है 527 रुपए 50 पैसा, यहां तक जा सकता है। इसके ऊपर निकला तो 605 का लेवल टेस्ट हो जाएगा, तो फिलहाल बाउंस बैक मोड में है। 527.50 का टारगेट आराम से दिख रहा है, वो निकला तो 605। एक हमारे दर्शक हैं रिधि जी, इनका सवाल है सर यूको बैंक पर, सुपर चैट पर भेजा इन्होंने। 1100 शेयर हैं इनके पास 42 रुपये के, इस पर आपकी राय सर? या एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सर, वीकली पे कभी भी आठ आठ बार से ज्यादा का अगर इनसाइड बार बन गया तो आप मान के चलिए कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लो स्वीप होता है, वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट होते हैं और उसके बाद एकदम वर्टिकल बाउंस बैक आता है। तो बहुत घबरा के जल्दी से लो स्वीप, लो टूटने पे बेचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। 1-2 हफ्ते शांति से समय दीजिए, अगर रिवर्सल बन गया तो फिर तुरंत ही रिवर्स करना चाहिए। और यूको बैंक में बॉक्स बना हुआ है सर, मेजर सपोर्ट बाइंग क्लाइमेक्स के बाद लॉन्ग लिक्विडेशन 27 तक आनी थी, बाइंग क्लाइमेक्स इसका बना था 49 के आसपास, 27 के सारे टारगेट अचीव हो गए हैं। उसके बाद बॉक्स बन रहा है वीकली पे सिंस अप्रैल 2025, जिसका अपर एंड 35 है, लोअर एंड 27 है। खरीदना है तो 27 के आसपास 26 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, या फिर 34 रुपए 50 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट पे खरीदिए। फिलहाल बीचों बीच है, कुछ भी नहीं करना चाहिए। 27 मिले तो सवाल पूछ के खरीद लीजिए, 34-50 के ऊपर निकले तो सवाल पूछ के खरीद लीजिए, इधर पे कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं समी ब्रता जी, इनका सवाल है सोलाना पर, ये शायद यूएस लिस्टेड है अंशुल भाई, सोलाना SOLANA, इसमें ये क्रिप्टो है। हाँ क्रिप्टो है, ये इथेरियम पर भी पूछ रहे हैं, सोलाना पर भी पूछ रहे हैं, इसमें कोई प्रेफरेबल लेवल हैं आपके पास एंट्री के लिए? दोनों के आप वीकली चार्ट लगा लो, 213 हफ्ते हो गया है वीसीपी डेवलप करते सोलाना में, जिस भी दिन 267 के ऊपर निकला 550 का टारगेट बन जाएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सोलाना मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रेगुलर डिप्स पे मैं एक्यूमुलेट करते जा रहा हूँ। USDT, इथीरियम में भी सिमिलर चीज है, बॉक्स बना हुआ है सिंस 2021, बॉक्स का अपर एंड 4700 फिलहाल रिजेक्ट हुआ है। मेरे को नहीं लग रहा बॉक्स के लोअर एंड जाएगा, क्योंकि हर बार ये हायर लो बनाते हुए आ रहा है सिंस जून 2022। तो यहाँ पे अगर हायर लो की फॉर्मेशन होती है, जिसकी काफी उम्मीद है कि 2686 पे हायर लो वीकली चार्ट पे लग चुका है 2 हफ्ते पहले, तो यहाँ से
आराम से अब 4600 4700 का जो रेंज हाई है वो जाना चाहिए, और 4700 के ऊपर निकलता है तो लगभग लगभग 6000 का 6500 का टारगेट खुलेगा। दोनों को अगर वीकली चार्ट आजू बाजू में लगाएंगे तो इथीरियम में रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, सोलाना में कम है, बट इवेंचुअली सोलाना जब कैचअप करेगा तो आउट परफॉर्म करेगा। फिलहाल ले रहे हैं तो इथीरियम लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर 4-5 साल का व्यू है तो फिर सोलाना लेना चाहिए।